जीनियस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे एक छोटी सी लाइन याद है, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष। और संघर्ष का रास्ता, इंसान के जीवन में संघर्ष का रास्ता सफलता का रास्ता होता है। हमें विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करते रहना चाहिए, तभी हम अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। और जब सब संघर्ष करते हुए सफलता प्राप्त करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम प्रेरणादायक रहेंगे, प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। मैंने पिछली बार जो क्लास ली थी उसमें मैंने क्रिया के बारे में बताया था कि क्रिया क्या होती है। मैंने ये भी बताया था कि क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक और एक सकर्मक। ये दो भेद बताए थे, इसके बारे में मैंने विस्तार से बता दिया था। इसके जो अकर्मक क्रिया के जो भेद थे, सकर्मक क्रिया के भेद थे, वो मैंने भेद भी आपको बता दिए थे। अब मैं उनके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करता हूं, उनके बारे में बताता हूं कि भाई अकर्मक जो क्रियाएं थी, मैंने बताया था हंसना, रोना, सोना, उठना, घूमना, उड़ना, दौड़ना, आना, जाना, मुख्य रूप से। इसके बाद और भी ये अकर्मक क्रियाएं हैं, इनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अकर्मक क्रिया के मैंने भेद बताए थे भाई, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। अपूर्ण अकर्मक दो भेद बताए थे। पूर्ण अकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रियाओं में कोई अंतर नहीं है। अकर्मक कह दीजिए, चाहे इनको पूर्ण अकर्मक कह दीजिए। इसके मैंने दो भेद बताए थे। पूर्ण अकर्मक क्रिया आपसे पूछ रहे अकर्मक के कितने भेद, तो पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक क्रिया के भेद बताए थे गत्यर्थक और दूसरा था स्थित्यर्थक। दो भेद बताए थे, इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब इन क्रियाओं को देखो, ये जो क्रिया है इस अकर्मक क्रिया रूप से, जिस अकर्मक क्रिया रूप से कर्ता की गतिमानता का बोध, यानी कि कर्ता स्थिर नहीं है, गति कर रहा है, वो हो गई गत्यर्थक। बाकी जो बच गई वो हो गई स्थित्यर्थक। जैसे मान लीजिए हंसना है, अगर मैं ये कहूं कि मोहन हंस रहा है, ये लिख दिया मान लीजिए मैंने एक वाक्य, क्या इस क्रिया रूप से आपको कर्ता की गतिमानता का बोध, यानी कि बैठ के भी हंसा जा सकता है। यहां इस क्रिया रूप से इस कर्ता की गतिमानता का बोध नहीं हो रहा, तो यह स्थित्यर्थक। रोना, सोना, उठना, इन क्रिया रूप से कर्ता की गतिमानता का बोध नहीं हो रहा, तो ये हो गई स्थित्यर्थक। घूमना है, इससे कर्ता की गतिमानता का बोध हो रहा है, जैसे मोहन घूम रहा है, गति कर रहा है। उड़ना, पक्षी उड़ रहे हैं, एक जगह स्थिर नहीं है, गति कर रहे हैं। दौड़ना भी, आना जाना, इन क्रिया रूप से कर्ता की गतिमानता का बोध होता है, तो ये गत्यर्थक। इन क्रिया रूप से कर्ता की गतिमानता का बोध नहीं होता, तो ये स्थित्यर्थक। इन दोनों के बारे में, गत्यर्थक और स्थित्यर्थक के बारे में हमने जान लिया, दिक्कत नहीं। फिर मैंने बताया था
सकर्मक क्रिया के दो भेद, एक पूर्ण सकर्मक और एक अपूर्ण सकर्मक। दो भेद बताए। पूर्ण सकर्मक के मैंने दो भेद बताए, एक कर्मक और द्विकर्मक। आप प्रबुद्ध हैं, आप ज्ञान पिपासु हैं, आप के मन में कुछ जानने की आकांक्षा है, तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं बताने की एक कर्मक का मतलब जिस क्रिया में एक कर्म, द्विकर्मक का मतलब जिस क्रिया में दो कर्म। मैंने ये भी बता दिया कि कर्म जानने के लिए हमें क्रिया से पूछना पड़ेगा दो सवाल, क्या का या किसको का। अगर क्रिया से क्या का प्रश्न करें और उसका जवाब कर्ता को छोड़कर आ जाए तो वो कर्म, या किसको का करे और उसका जवाब कर्ता को छोड़कर कोई आ जाए तो वो कर्म। अगर इन दोनों ही सवालों का जवाब आ जाए तो इसका मतलब वो क्रिया द्विकर्मक। जैसे उदाहरण समझ लिया आप, जैसे मैंने लिखा एक वाक्य, मोहन सेब खा रहा है, एक वाक्य। हमसे पूछे क्रिया अकर्मक सकर्मक, तो हमने क्रिया के पास किया, इससे पहला सवाल किया क्या का, क्या खा रहा है, जवाब आया से। खाने वाला कौन, मोहन, क्रिया को करने वाला मोहन, तो ये करता है। अब क्रिया के व्यापार का फल पड़ा सेब पर। व्यापार के फल का मतलब जब क्या का प्रश्न किया तो उसका उत्तर करता ना आकर क्या आया, सेब। तो सेब क्या है, कर्म। ये करता, ये कर्म, ये क्रिया, तीन पद है, इसका मतलब इसमें कर्म एक। मैंने दूसरा लिखा, मोहन ने सोहन को घड़ी दी, दूसरा वाक्य लिख। मेरे से पूछा ये क्रिया है कर्म किससे कर्म। मैंने जब मुझे इस बात का पता है कि ये दो सवाल करने, क्या का या किसको, अगर दोनों सवालों का उत्तर कर्ता को छोड़कर कोई शब्द आते हैं तो वो कर्म। मैंने इसे पूछा क्या दी, जवाब आया घड़ी। दूसरा सवाल किया किसको दी, जवाब आया सोहन। इसका मतलब इसमें कर्म कितने, दो। तो यहां क्रिया क्या हो गई, द्विकर्मक, और यहां क्रिया क्या हो गई, एक कर्म। दूसरी एक महत्वपूर्ण, जब क्रिया से क्या का सवाल करते हैं वो जवाब में आता है, उसे हम कहते हैं मुख्य कर्म। और जब क्रिया से किसको का सवाल करते हैं जो जवाब में आता है, उसे कहते हैं गौण कर्म। मुख्य कर्म और गौण कर्म। अब इसके बारे में आपसे पूछ सकता है कि मुख्य कर्म से पहले गौण कर्म आता है, मुख्य कर्म से पहले आता है गौण कर्म, या मुख्य कर्म के बाद में, तो मुख्य कर्म से पहले। दूसरी बात, मुख्य कर्म की पहचान होती है ये निर्जीव होता है, निर्जीव, अप्राणीवाचक, अचेतन। और गौण कर्म होता है, ये होता है सजीव, प्राणीवाचक, चेतन। इस बात का ध्यान रखना है। दो कर्म द्विकर्मक क्रिया में जब क्या का सवाल करें तो वो मुख्य कर्म, जब किसको का करें तो गौण कर्म। मुख्य कर्म निर्जीव, अप्राणीवाचक, अचेतन। गौण कर्म सजीव, प्राणीवाचक, चेतन। सजीव, प्राणीवाचक, चेतन ही थी बात। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मोहन बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, और मैंने आपसे पूछा बताओ ये क्रिया एक कर्मक द्विकर्मक, क्योंकि इस तरह की बातें परीक्षा में आएगी, उसमें
जब ये बात उसको पता है, उसने पूछा क्या बनेगा, सवाल आया डॉक्टर। किसको बनेगा, जवाब नहीं आया। उसके दिमाग में आएगा क्या का प्रश्न करने से जो उत्तर में आता है वो कर्म होता है। लेकिन देखो क्या बनेगा, डॉक्टर। दूसरी बात, क्या का प्रश्न करते हैं जो जवाब में आता है वो कैसा होना चाहिए, निर्जीव। लेकिन यहां डॉक्टर कैसा है, सजीव। सजीव है तो ये कर्म नहीं। इसका मतलब ये क्रिया, बनना क्रिया अकर्मक है, सकर्मक नहीं। दूसरी बात, गीता सीता को अपनी बहन समझती है। मैंने इसी में पूछ लिया, बताओ ये कि यहां क्रिया समझना क्रिया एक कर्मक द्विकर्मक। तो फिर मैंने क्या किया, क्या समझती है बहन, किसको समझती है, सीता को। क्या और किसको का जवाब तो आ गया। लेकिन दूसरी बात, जब क्या का प्रश्न करेंगे तो वो निर्जीव होना चाहिए। यहां बहन कैसी है, सजीव। सजीव है तो ये कर्म नहीं। इसका मतलब ये इसका पूरक शब्द है, इस कर्म का पूरक। जब कर्म का पूरक है तो वो आएगा अपूर्ण सकर्मक में। यहां डॉक्टर कौन बनेगा, मोहन। यहां बहन सीता किसको, गीता किसको बहन समझ, सीता को बहन समझती है तो ये हो गया कर्तव्य। इसका संबंध सीता से है, इसका संबंध मोहन से है। यहां मोहन करता है, यहां सीता कर्म है। तो जब कर्ता का, इस शब्द का संबंध कर्ता से है तो ये हो गया कर्तृपूरक। और इस शब्द का संबंध, को कर्म तो है नहीं, कर्म नहीं है तो क्या है, कर्म से इसका संबंध है तो ये शब्द हो गया कर्म हो गया। दूसरी, अपूर्ण अकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। अगर आपसे पूछ ले अपूर्ण क्रियाएं कितनी होती, कितने प्रकार की नहीं, कितनी होती हैं, तो अपूर्ण क्रियाएं दो होती है, अपूर्ण अकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। फिर आपसे पूछ ले कि अपूर्ण अकर्मक क्रिया में कर्म होता है, जब अकर्मक है तो कर्म नहीं होता। इसमें कर्म होता है, हाँ, सकर्मक है तो कर्म है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया में कर्तृपूरक शब्दों की आवश्यकता होती है और अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं में कर्म पूरक शब्दों की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछ ले पूरक शब्दों की आवश्यकता किन क्रियाओं में होती, तो अपूर्ण अकर्मक और अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं में पूरक शब्दों की आवश्यकता। अपूर्ण क्रियाओं के अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों की आवश्यकता हो उन्हें पूरक शब्द कहते हैं। और पूरक शब्द कितने, कर्तृपूरक और कर्मपूरक। कर्तृपूरक शब्द की आवश्यकता अपूर्ण अकर्मक में और कर्मपूरक की आवश्यकता अपूर्ण सकर्मक। आगे है, ये तो था कर्म के आधार पर क्रिया के भी। अब इसके बाद है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। वो कर्म के आधार पर, देखिए रचना के आधार पर है संयुक्त क्रिया, नंबर 2 नाम धातु, नंबर 3 प्रेरणार्थक। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, प्रेरणा। संयुक्त क्रिया, संयुक्त का तो मतलब आप समझते हैं,
जो क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बने, जो क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बने उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे मान लीजिए मैंने एक वाक्य लिखा, नेवले ने सांप को मारा। नेवले ने सांप को मारा, मारने वाला कौन है? नेवला। किसको मारा? सांप को। ये कर्ता, ये कर्म और ये क्रिया हो गए, कर्ता कर्म और क्रिया। मारना क्या है? क्रिया। दूसरा मैं यही वाक्य लिखूं, नेवला सांप को मार सकता है। मैंने इस वाक्य में पूछा क्रिया कहां है, तो क्रिया यहां मारना, तो यहां भी क्रिया क्या? मारना। लेकिन सकता और है, इस है को हम कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसकी काल संबंधी विशेषता होता है, था, गा। नेवला सांप को मार सकता है, या मैं ये कहूं नेवले ने सांप को मार दिया, या नेवला सांप को मारेगा, या नेवले ने सांप को मारा था, तो था, गा, है, इनको हम कहते हैं सहायक क्रिया। यहां ये क्या है? संयुक्त क्रिया। इसको मैं कहूंगा संयोजी क्रिया। ये मुख्य क्रिया, ये सहायक क्रिया, ये संयोजी क्रिया। और मैंने बताया दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो बनती है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। यहां ये सामान्य क्रिया, या ये संयुक्त क्रिया। मार सकता है, मार चुका है, मार रहा है, मारना पड़ा, तो इनको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। दूसरी बात, नाम। नाम मानी संज्ञा और धातु मानी धातु। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे प्रत्यय लगने से जो क्रियापद बनता है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे प्रत्यय लगने से जो क्रियापद बनता है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे बात से बतियाना, लात से लतियाना, फिल्म से फिल्माना, अपना से अपनाना, गरम से गरमाना, टक्कर से टकराना, इनको हम कहते हैं नाम धातु। इसके बाद है प्रेरणार्थक। अब मोटी मोटी बातें बताऊंगा। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरणा देकर कार्य करवाए। जैसे मान लीजिए मां ने बेटी से कपड़े धुलवाए। वाक्य को पढ़ लेना, क्योंकि जब तक वाक्य के सारे पदों का आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक इस तरह की बातें हम, इस तरह के प्रश्नों के जवाब हम नहीं दे सकते। इससे बहुत चीज बात हो सकती। क्रिया कहां है? धुलवाए। क्या धुलवाए? कपड़े। बताओ क्रिया है कर्मक सहकर्मक, तो क्या क्या जवाब किया? कपड़े। दूसरी बात मैंने देखा ये निर्जीव है तो कर्म है। कोई आपसे ये पूछ सकता है बेटी से रेखांकित कर दिया, बताओ वही कारक कौन सा है, और वो ऑप्शन में पहले देगा कारण और बी ऑप्शन में दे देगा आपादान। आप यहीं तक सीमित रह जाएंगे क्योंकि से का प्रसंग का चिन्ह देखा ना, और आपके दिमाग में करण या आपादान। अरे मैं सी ऑप्शन दे देता हूं, ए व बी दोनों, आप इन तीनों ऑप्शनों से बाहर कहीं नहीं जा सकते। देखिए
धोने वाला को बेटी। किसने धोए? किसने? गहराई से देखिए, किसने धोए? बेटी। इस बेटी को किसने प्रेरणा दी? मां ने। इसकी प्रेरणा से इसने कार्य किया। क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कारक। पहली बात तो यहां कारण कारक नहीं है, ये कर्ता कारक। इस प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। एक बात, प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। इसमें इसको हम कहते हैं प्रेरक कर्ता, इसको हम कहते हैं प्रेरित कर्ता। ध्यान देते हैं, यहां कर्ता कितने हैं? दो। यहां कोई करण आपादान कारक नहीं है, ये कर्ता कारक, प्रेरित कर्ता। ये प्रेरक, इसने प्रेरणा दी, इसकी प्रेरणा जिसने कार्य। तो जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरणा देकर कार्य करवाए, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है और इसमें कर्ता दो। अगली बात, अंतिम बात, एक होता है क्रिया पूर्वकालिक और एक होती है क्रिया तात्कालिक। इन दोनों में भी आपको अंतर समझना है। अंतर क्या समझना है? पूर्वकालिक क्रिया, देखिए, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मैं दो वाक्य बनाकर दूंगा, एक इसका और एक। एक क्रिया के तुरंत बाद जब दूसरी क्रिया हो जाए उसको हम कहते हैं तात्कालिक क्रिया। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं, बच्चा पाठ याद करके स्कूल गया। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा। बच्चा पाठ याद करके स्कूल गया। क्रिया कहां है इसमें? एक क्रिया है गया, यानी कि जाना। अगर मैं आपसे पूछूं इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है, तो आप कहेंगे जी स्कूल जाना, यानी कि जाना मुख्य क्रिया। इस क्रिया से पहले भी एक क्रिया हुई, कौन सी हुई? पाठ याद करना। यह मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया। अब दूसरी बात, इस क्रिया और इस मुख्य क्रिया के बीच का जो समय है उसके बारे में नहीं पता। वो गया, लेकिन जाने से कितनी देर पहले उसने ये क्रिया की नहीं पता। हो सकता है 5 मिनट पहले की, हो सकता है उसने 20 मिनट पहले पाठ याद किया। लेकिन जैसे मान लीजिए मैं यहां ये कहूं, बच्चा पाठ याद करते ही स्कूल गया। इन दोनों में अंतर। इसका मतलब इस बच्चा यानी कि कर्ता ने जैसे ही ये क्रिया की पाठ याद करने की, उसके तुरंत बाद वो क्या किया? स्कूल गया। जैसे गाड़ी की सीटी सुनते ही, जैसे उसने गाड़ी की सीटी सुनी दौड़ पड़ा। इसको हम कहेंगे तात्कालिक। यहां ये तात्कालिक क्रिया, यहां ये पूर्वकालिक। जैसे मान लीजिए मां स्नान करके मंदिर गई, मंदिर जाना और उससे पहले स्नान करना। बच्चा दूध पीकर सो गया, सोना, उससे पहले दूध पीना। समय का नहीं पता। हां, पिताजी की आवाज सुनते ही मौन खड़ा हो गया। जैसे उसने पिताजी की आवाज सुनी, मौन क्या हुआ? खड़ा हो गया। तो इन दो वाक्यों में तात्कालिक क्रिया और इसमें क्या है? पूर्वकालिक। दूसरी बात,
एक है अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद, जिसे हम कहते हैं वृत्ति, और वृत्ति को कहते हैं क्रियार्थ। क्रियार्थ दो शब्दों के योग से बना है, क्रिया प्लस में अर्थ। अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद पूछे तो अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद बताने हैं 6। और 6 कौन कौन से? विधेयार्थक, एक, निश्चयार्थ, दो, इच्छार्थक, 3, प्रश्नार्थ, 4, संकेतार्थक, 5, संभावनार्थक, 6 अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जब वाक्य का अध्याय आएगा तब सारी बातें बता दूंगा। तो अब कर्म के आधार पर अकर्मक और सहकर्मक, रचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, नाम, धातु और प्रेरणार्थक, अर्थ के आधार पर क्रिया की 6 भेद। मैंने इसमें जो मोटी मोटी बातें थी कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको समझाने का पूरा प्रयास किया, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में भी आई।